Hello students, welcome to online platform of MGCI Python 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस देख चुके हैं, जिन डेफिनेशंस के बिना हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज लास्ट लेक्चर देखें, बिकॉज हमने वहां पर बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस स्टडी करी। अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, मेंडल की हिस्ट्री क्या थी, मेंडल ने किस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को स्टडी करा और ऐसा क्या था जो मेंडल को सक्सेस मिली, क्या मैथोडोलॉजीज थी जो मेंडल ने फॉलो करी। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हम देखने वाले हैं। कैरेक्टर्स देखेंगे, कौन से कैरेक्टर्स को लेके मेंडल ने आगे स्टडी की। तो आगे बढ़े। जब हम बात करते हैं बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल, हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों बोला मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, इनिशियल स्टेप इन द जेनेटिक्स वाज टेकन बाय मेंडल। अब ऐसा कुछ होगा जो इनकी मेथोडोलॉजीज में अलग था, जिसके कारण ये थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे एज कंपेयर टू दी अदर साइंटिस्ट जिनके बारे में हम नहीं पढ़ते। सो मेंडल में पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो बर्थ डेथ एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का वो ईयर, वो ड्यूरेशन जो दी हुई है। सो मेंडल की बात करें तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन दिया है कि मेंडल का जो वर्क था वो या एक्सपेरिमेंट थे वो कितने सालों तक चले। तो आपको याद रखना है 7 ईयर, ये 7 साल कब से कब तक थे? 1856 टू 1860। तो अब ये ईयर देख के आपको लग रहा होगा मेंडल को हम किस सेंचुरी का साइंटिस्ट रिगार्ड करेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 18 है मैम, तो 18th सेंचुरी बिल्कुल नहीं। यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है मिड 19th सेंचुरी। आए समझ में क्यों दिया? बिकॉज 1800 प्लस जब ईयर हो जाएगा तो आप उसे 19th सेंचुरी रिगार्ड करेंगे। तो मेंडल वाज द साइंटिस्ट ऑफ मिड 19th सेंचुरी। अब अगर हम बात करें इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था गार्डन पी। गार्डन पी कुछ अलग सा मटर है क्या? अरे नहीं, गार्डन पी इज द एडिबल मटर जो आप खाते हैं, एडिबल पी। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू 14। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? पाइसम सटाइवम। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट करना ही शुरुआत से मेंडल का मेन प्रोफेशन था? नहीं। अगर हम बात करें कि मेंडल बाय प्रोफेशन क्या थे, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ मॉन्क और प्रीस्ट इन चर्च। तो अब ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, देखो होता है ना कि एक जॉब होता है जो आप आपके लाइवलीहुड के लिए करते हैं और एक होता है जो आपके इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर मेंडल का इंटरेस्ट कहां पर था? इंटरेस्ट था इनका बॉटनी एंड मैथमेटिक्स। देखें कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, बॉटनी और मैथमेटिक्स दोनों कॉम्बिनेशन देखो। एक बॉटनी मींस प्लांट रिलेटेड और मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है। ये दोनों ही एरियाज इनके बहुत स्ट्रांग थे। और जब इन्होंने चर्च के आसपास के
ऑर्चर्ड्स या गार्डन्स की बात करी तो वहां पर इन्हें मिला क्या? मटर। और फिर ये ऑब्जर्व करते रहे, फिर इनका इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट के कारण से इन्होंने क्रॉस परफॉर्म करे, क्रॉस परफॉर्म करने के बाद ये रिजल्ट देखते गए। सिर्फ देखना नहीं था, उन रिजल्ट्स को इन्होंने स्टडी किया, प्रॉपर टेबुलेटेड फॉर्म में नोट किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। तो मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजंस है? सबसे पहला तो सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी, मतलब इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इतना अच्छा था कि इनके काम में कोई बाधा नहीं आई, कोई हर्डल्स नहीं आए। दूसरा, इन्होंने जो सैंपल्स देखे वो छोटे थे साइज में कि बड़े सैंपल्स का स्टडी किया, तो लार्ज सैंपल साइजेस। यहां पर क्यों लार्ज इंपॉर्टेंट है? लार्ज सैंपल साइज में बेटा कहीं पर भी एरर नहीं आता, डेटा इज मोर क्रेडिबल। सो सैंपल साइज कैसा था? लार्ज। इसके कारण से क्या हुआ? क्रेडिबिलिटी मिली डेटा को, ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिली। जब इन्होंने प्रोसेस परफॉर्म करे तो फर्टिलाइजेशन क्या कुछ सिलेक्टेड पेरेंटल प्लांट्स को लेके किया? नहीं, फर्टिलाइजेशन इन्होंने कैसा किया? रैंडम। याद रखना ये सारे टर्म्स, अभी एनसीईआरटी में भी मैं मार्क कराऊंगी बेटा आपको। रैंडम फर्टिलाइजेशन था। इन्होंने जो रिजल्ट्स देखे वो सारे मैथमेटिकल लॉजिक्स या लॉजिकल्स, स्टैटिस्टिकल्स और इन सब रिजल्ट्स को इन्होंने क्या करा? टेबुलेटेड डेटा के फॉर्म में। अब जब आप इतने मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। जैसे आप बहुत 100% एफर्ट से, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटरमाइंड बिल्कुल जुटे हैं नीट की प्रिपरेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है डेस्टिनी विल बी विथ यू। ऐसे ही यहाँ पर जब मेंडल इतना स्ट्रांगली मेहनत कर रहे थे तो किस्मत ने इनका साथ दिया। मेंडल वॉज लकी टू डू नॉट गेट लिंकेज। ये शब्द क्या है, क्यों है, ये हम देखेंगे आगे। तो मेंडल को एक फिनोमिना नहीं मिला, जिन कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल ने बात करी उसमें लिंकेज नहीं दिखा, और लिंकेज नहीं दिखा इसीलिए वो उनका थर्ड लॉ दे पाए। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट कि मेंडल को क्यों सक्सेस मिली, बिकॉज उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा था, लार्ज सैंपल साइज उन्होंने लिया, रैंडम फर्टिलाइजेशन, मैथमेटिकल लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स टेबुलर डेटा में के फॉर्म में प्रेजेंट किया, और ही वॉज लकी इनफ दैट लिंकेज नहीं मिला। एक और चीज है कि मेंडल के बारे में ये बोला जाता है कि उनके जो रिजल्ट्स थे दे पॉइंटेड आउट to general rules and principles rather than unsubstantiated ideas। ये लाइन में एनसीईआरटी में मार्क कराऊंगी आपको। unsubstantiated ideas means lack of evidence नहीं, उन्होंने जो भी चीजें परफॉर्म करी वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके साइंटिस्ट पैनल के सामने रखी, हर जनरेशन में क्रॉसेस परफॉर्म किए और उसके बाद ही उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। ठीक है, सो ये था कि मेंडल की सक्सेस के लिए क्या मेन एरियाज, क्या मेन कंसर्न्स थे जिसके कारण से वो सक्सेसफुल रहे। अब होता क्या है कि मेंडल ने गार्डन पी को चुना, पर कुछ तो देखा होगा जो मेंडल ने गार्डन पी के बारे में सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी
ऐसा क्या देखा इन्होंने जो गार्डन पी को सिलेक्ट किया? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जो आपके आसपास अवेलेबल होता है आपकी नजर उस पर पड़ती है। ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी प्लांट को लाने में, ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी क्रॉसेस परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर सबसे पहला इजीली अवेलेबल, दूसरा क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 2 से 3 महीने में फ्लावरिंग आ जाती है, देन पॉड्स आ जाते हैं। सो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, तो जितना ज्यादा जल्दी जनरेशन आएगी उतना बेटर रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है ये, इजीली अवेलेबल था, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ contrasting pairs of characters was easy। तो ये कैरेक्टर बहुत आसानी से आप स्टडी कर सकते थे। अब अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस हैं पर आपको एक चुनना है तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? दिस वन, स्टडी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर इजी। आई बात समझ में? तो अब ऐसे कौन से कैरेक्टर्स देखे थे? तो मेंडल ने कितने, मेंडल की अगर बात करें तो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स देखे, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स बोल सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ ट्रेड्स देखे तो टोटल अगर हम बात करें तो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस देखी। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मतलब होमोजाइगस, प्योर लाइन। प्योर लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था याद है? जॉनसन। तो इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस देखी, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे। 7 पेयर्स देखे ना, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस के बारे में देखा? 14 इन्हें हमने बोला होमोजाइगस प्योर लाइंस। आई बात समझ में? अब हमने डेफिनेशन में लिखा था कि कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। आई बात समझ में? अब यहां से हम देखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग हमारी स्टार्टिंग से, पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग नहीं की थी, सिर्फ डेफिनेशंस देखी थी, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से रीड करेंगे एनसीईआरटी को। देखें, हैव यू एवर वंडर्ड why an elephant always gives birth to only a baby elephant and not some other animals? हाँ, क्यों ऐसा होता है कि मैंगो सीड से सिर्फ मैंगो प्लांट आता है, दूसरा कोई पौधा नहीं आया? बिकॉज यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? जीन्स। और जीन्स में होते हैं कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होंगे, तो यहाँ जीन्स इन्वॉल्व है, जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? हो सकता है कि बहुत बार एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ब्रदर सिस्टर या ब्रदर्स या सिस्टर्स आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, या हो सकता है कि एंटायरली डिफरेंट, बहुत डिफरेंसेस है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक डिग्री पे कि आप कितने सिमिलर हो या कितने डिसिमिलर हो।
This is known as variation. These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. हमने देखा है कि genetics क्या है. Genetics is the branch of biology that deals with heredity and variation. Inheritance मतलब heredity. Variation from parents to offspring, कितने differences है. So यहाँ पर हम देखें कि वेरिएशन है क्या. इट इज द डिग्री by which progeny differs from the parents. Humans knew from as early as 8000 to 10,000 BC that one of the cause of variation, देखो सबसे important cause variation का क्या है, sexual reproduction. पर क्या ये ultimate cause है? नहीं. Ultimate cause variation का क्या होता है? Mutation. They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of the plant and selectively breed किया and select for organism that possess desirable characters. तो हमें दो चीजें याद रखनी है. पहला आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा डोमेस्टिकेशन. आई बात समझ में. तो यहाँ पर किसी भी डिजायरेबल हाइब्रिड को बनाने के लिए पहली चीज क्या लगी? आर्टिफिशियल सिलेक्शन. दूसरा लगा डोमेस्टिकेशन. नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको दिख रहा है एक एग्जाम्पल दिया है जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से डेवलप हुआ. दैट इज अबाउट साहिवाल काउस इन पंजाब. ये कैसे डेवलप हुई विथ इंडियन ब्रीड्स. देखो साहिवाल कैसे डेवलप किया होगा. यहाँ पर वाइल्ड काउ से डेवलप हुई साहिवाल. कहाँ पर डेवलप हुई? पंजाब में. ठीक है. नाउ ancestors knew about the inheritance of characters and variation. They had very little idea about the scientific basis. ये पता था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, पर वो एक्चुअल में है क्या जिसके कारण से कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है. सो नाउ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. It was during the mid 19th century. देखो लिखा है ना, mid 19th century, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और ये कितने सालों तक चले? 7 साल, 7 years. और फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए. मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट क्या अप्लाई किया? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल लॉजिक्स बायोलॉजी में. समझ रहे हो? बायो में मैथ्स को अप्लाई किया. हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैंपल साइज. लिखा था हमने सक्सेस के रीजन, लार्ज सैंपल साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, जिसके कारण से ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिली डेटा को. Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of the test plants proved his result. अब देखो इनके रिजल्ट्स ने पॉइंट किया किसको? ये लाइन मैंने बोली थी, आपको मार्क कराऊंगी. His results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. हर चीज जो बात करी उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही रिजल्ट दिया. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी that were manifested as two opposing traits: tall, dwarf, yellow, green seeds. This allowed him to set up a basic framework of the rules governing inheritance, which was expanded on by scientists. फिर इसे और साइंटिस्ट ने एक्सपांड किया और कंक्लूजन निकाले. अब मेंडल की बात करें अगर, मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स किस बेसिस पे? देखो उन्होंने कंडक्ट किए बाय पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस यूज करा. जो लगातार सेल्फिंग से डेवलप हो वो लाइंस होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. यहाँ पर देख सकते हो आप, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेफिनेशन दी है, इज वन
that have undergone continuous self pollination, जो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस बताती है। ऐसा नहीं कि कुछ मिलावट आ गया, बीच में कोई और ट्रेट एकदम से दिख गया, तो आपको लगातार बहुत जनरेशन तक उसे होमोजाइगोसिटी देनी है, दैट मीन सेल्फिंग करवानी। मेंडल सिलेक्टेड कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, देखो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस of the plant varieties as pairs which are similar except for one। ऐसी लाइंस चुनी जो सारे कैरेक्टर्स जो मेंडल ने 7 पेयर्स देखे ना, उसमें से जब भी वो एक बार क्रॉस परफॉर्म करते तो ऐसी ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेते जिसमें बाकी 6 कैरेक्टर्स के लिए तो वो सेम है, पर एक कैरेक्टर के लिए वो कॉन्ट्रास्टिंग दिखा रहा है। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो यहां पर दिया है मेंडल ने, और यहां एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया है मैंने, दिस इज क्रोमोसोम नंबर। याद रखना कि मटर में 1, 4, 5, 7 चार क्रोमोसोम्स की स्टडी करी और इनके कैरेक्टर्स यहां पर लोकेटेड थे। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टेम हाइट में डोमिनेंट, टॉल एंड रेसेसिव, ड्वार्फ, ये डोमिनेंट है, ये सारी लाइन पूरी, ये रेसेसिव है। कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है स्टेम हाइट? क्रोमोसोम नंबर 4। फ्लावर कलर में देखेंगे तो व्हाइट एंड वॉयलेट। व्हाइट क्या है? रेसेसिव, वॉयलेट है डोमिनेटिंग। क्रोमोसोम नंबर है 1। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, देखो मतलब साइड वाइज एक्सिस पे है फ्लावर की टिप टर्मिनल पे है। क्रोमोसोम नंबर है 4। नेक्स्ट देखेंगे पॉड शेप, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई फली है, और पिचकी हुई कंस्ट्रिक्टेड। क्रोमोसोम नंबर है 4। पॉड कलर 5 पॉड कलर। क्रोमोसोम नंबर 5 ग्रीन, मटर की फली ज्यादातर ग्रीन एंड रेसेसिव ट्रेट येलो। नेक्स्ट है सीड शेप, स याद रखना, एस 7। क्रोमोसोम नंबर 7 राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट। अरे भाई मटर आपको एज ए सीड यूज करना है तो डोमिनेटिंग कौन सा कलर होगा? येलो, और कुछ ऐसे रह गए जो ग्रीन ही है, तो ग्रीन कलर को रेसेसिव मानना है। तो देखो क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने कैरेक्टर है? 2। फ्लावर कलर, सीड कलर, कलर वाले 2 है। फूलों का कलर, सीड का कलर, मतलब जो आप देख सकते हो एक वायलेट एंड व्हाइट और एक येलो एंड ग्रीन। स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, ये तीनों सेम। देखो स्टेम बड़ी हुई, याद रखने का तरीका, स्टेम बड़ी हुई, उस पे अलग अलग पोजीशन पे फूल आए तो फूल के बाद फल आए। फल कैसे दिखे? पीले फूले हुए हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। 5वां तो एक ही है, 7वां भी एक ही है, सीड शेप। ठीक है, तो ये एक जनरल क्रोमोसोम का नंबर भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो शेप दिया है एनसीईआरटी में। देखो बेटा, सबसे पहले सीड शेप है ना, सीड शेप को आप देख सकते हो राउंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड मतलब अच्छा खासा फूला हुआ सीड था बिना किसी झुर्रियों के, तो वो राउंड डोमिनेटिंग है। रेसेसिव में रिंकल्ड है। सीड का कलर येलो डोमिनेटिंग है और ग्रीन रेसेसिव है। फ्लावर कलर फूल के कलर में वॉयलेट या पर्पल और व्हाइट रेसेसिव है। देखो हमेशा रेसेसिव कलर में ना या तो कलरलेस होगा या व्हाइट होगा मेजॉरिटी केसेस में। पॉड शेप में फूली हुई फली और ये कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर में ग्रीन और येलो। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन, देखो आपको साइड वाइज फ्लावर दिख रहे हैं एक्सियल, और सिर्फ टिप पे फूल है तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, तो रेसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टर्स जो मेंडल ने देखे। अब
मेंडल ने जो कैरेक्टर्स का स्टडी किया था, ये स्टडी करने के बाद मेंडल को लगा कि कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिले हैं। अब कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसे मिल रहे हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके लॉस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लॉज मीन्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वो लॉज है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या, मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम ये देखें कि मेंडल के लॉज कौन से थे। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा लॉ था, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। ठीक है, अब बेटा दूसरा लॉ था सेकेंड लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और नाम है इसका लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। साथ में एक और जो एनसीईआरटी मेन कंटेंट में लिखती है, नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स, नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स। अगला थर्ड लॉ, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, मैं इस स्लाइड पे कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताती हूं जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक समय पर देखा जा रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से आप कौन से लॉ को देख सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब आपको सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से ही दोनों लॉस के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब है सेपरेट होना और इंटरमिक्स होना। तो सेपरेट तो तब करोगे जब आपने दो कैरेक्टर्स की स्टडी साइमल्टेनियसली की। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, एटलीस्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस, कम से कम आपको कौन से क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होगा, उसी के बाद आप उसके बेसिस पे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब टू जीन इनहेरिटेंस, ये कौन से इनहेरिटेंस की बात करेंगे, टू जीन इनहेरिटेंस। सब कुछ देखेंगे हम क्रॉस की मदद से। पर अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज व्हाट, सिंगल जीन इनहेरिटेंस। आई बात समझ में। फिर क्वेश्चन आता है कि बताएं इनमें से कौन सा लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्यों, बाकी दूसरे लॉ के कुछ एक्सेप्शंस है क्या, बिल्कुल है। जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, इसके एक्सेप्शन हो गए, इसलिए ये बेचारा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? लिंकेज। कई बात समझ में? तो देखा इस स्लाइड में सिर्फ जनरल लिखा था हमने कि 3 लॉज, अब वो तीनों लॉज में से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से नहीं समझा सकते। अब बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे डेफिनेशंस, उन डेफिनेशंस को एनसीईआरटी कहाँ कहाँ पर देती है ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना कि मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी उसमें फीमेल को कैसे माना था? डोमिनेटिंग। फीमेल्स आर डोमिनेटिंग, पता नहीं, मेंडल ने तो ऐसे लिया था, है ना। तो मेंडल ने क्या कंसीडर करा था? फीमेल को डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिया। यहाँ पर देखो पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, फीमेल, फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी को रीड करते हुए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. यहाँ पर he collected seeds produced as a result of this cross. फिर उन्होंने जनरेट करी नई जनरेशन, और पहले हाइब्रिड का जो जनरेशन थी दैट इज F1 कैसे मिली? डोमिनेंट पेरेंट रेसेसिव पेरेंट को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फ्रूट्स आए, फ्रूट्स में सीड आए। अब वो सीड को उन्होंने फिर से प्लांट लगाया, सीड को सोइंग किया, और फिर जो प्लांट आए वो F1 जनरेशन का पौधा था, है ना। यही बोल रहा है वो, देखा। He collected seeds produced as a result of this cross and grew them, मतलब ग्रो किया उन्होंने, to generate the plants of first hybrid generation. इसे उन्होंने बोला फीलियल जनरेशन, हमने बात करी है पिछले लेक्चर में। Next, Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of the parents. None were dwarf. F1 जनरेशन में उन्हें क्या कंक्लूजन मिला? सारे पौधे सभी कैसे थे? डोमिनेटिंग। रेसेसिव जैसा कोई नहीं था। He made similar observations for the other pairs of traits. जितने कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी करे, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो देखी, उन सभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें ये कॉमन चीज देखने को मिली कि F1 हाइब्रिड कैसा था? डोमिनेंट। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, अब उन्होंने सेल्फिंग कराई, जो F1 में प्रोजेनीज मिली उनकी सेल्फिंग कराई। एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे ड्वार्फ मिले। सोचो क्या सोचा था और क्या हुआ? सभी डोमिनेटिंग होना चाहिए, पर कुछ पौधे इन्हें कैसे मिल गए? ड्वार्फ। तो अगर मेंडल की जगह हम जैसा कोई होता और जो सोचा था उसके विपरीत या कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिलता, तो हम तो वहां पर मैदान छोड़ के भाग जाते। नहीं, पर मेंडल ने पेशेंस रखा और ऑब्जर्व किया कि कुछ अलग हुआ है इसमें। जैसा मैंने सोचा था सभी डोमिनेटिंग होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस क्यों आया देखते हैं। The proportion of the plants that were dwarf were 1 out of 4. ये मैं पूरा आपको क्रॉस के साथ समझाऊंगी बेटा। 4 पौधे मिले, 4 में से एक पौधा कैसा था? ड्वार्फ या रेसेसिव कैरेक्टर का। 3 पौधे कैसे थे? टॉल। तो टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। कोई अलग से मिक्सिंग नहीं दिख रहा है ना। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर ईदर टॉल, या तो डोमिनेटिंग या तो रेसेसिव। सिमिलर रिजल्ट्स कहाँ मिले? देखो, similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation. एक ही parental trait F1 में दिखा, पर F2 में अरे जो दूसरा छिपा बैठा था वो भी दिख गया। In the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. ये proportion कैसे आया? हमने जब प्योर लाइन को लिया, दिस वॉज टॉल,
होमोजाइगस लेना है क्योंकि मेंडल साहब ने प्योर लाइंस की बात करी थी। ये था ड्वार्फ पेरेंट, ये क्या है हमारे पेरेंट्स। जब इन पेरेंट्स को लिया तो इससे गैमीट्स कैसा बनाया है, कैपिटल टी, इससे बनाया बेटा स्मॉल टी। अब इन दोनों का फ्यूजन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे थे, टॉल, सभी कैसे दिखे थे, टॉल। पर जब इनकी सेल्फिंग कराई इन्होंने, सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर जब सेल्फिंग कराई तो इसने दो प्रकार के गैमीट बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमीट कैसे बनाते हैं, गैमीट हैप्लॉइड्स होते हैं। अलील का जो पेयर है उसमें से एक अलील आता है गैमीट बनाने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके पास पूरा चांस है इससे क्रॉस करने के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके पास चांस है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके पास चांस है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो आपके एनसीईआरटी ने वो 3:1 रेशियो लिखा है, तो यहाँ पर देखो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। टॉल कितने, 3, ड्वार्फ कितने, 1। बताओ 4 में से कितने टॉल है, 3। तो प्रोपोर्शन अभी देखा था 3/4। कितने ड्वार्फ है, 1। तो प्रोपोर्शन देखा था 1/4। तो इस तरीके से ये क्रॉसेस होते हैं। मेंडल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, अब मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया बच्चों, इसमें देखना हमने जो पॉइंट लिखा है, दैट समथिंग समथिंग, बड़ा समथिंग समथिंग आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा ये समथिंग समहाउ। तो यहाँ समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास डाउन। मेंडल को ऐसा लगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो ऐसा है जो स्टेबली गया है, अनचेंज्ड, बिना परिवर्तन के, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, किसके थ्रू, गैमीट के थ्रू, हर जनरेशन में। और इस समथिंग समथिंग को इन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स। जीन नहीं बोला, इन्होंने जीन का कंसेप्ट ही नहीं बताया, तो इसके बारे में बता दिया इन्होंने कि ये है फैक्टर्स। अब आप इन फैक्टर्स को बोलते हो जीन्स। जीन्स देयरफॉर आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखो अब डेफिनेशन सारी स्टार्ट हो गई जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, they contain the information that is required to express a particular trait। मतलब किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करना है अगर, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसमें है, जीन्स के अंदर। Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. So genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. इनमें से कोई भी अलील की डेफिनेशन हो तो आपको सही माननी है। If we use alphabetical symbol, देखो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेटिकल सिंबल के फॉर्म में, देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज, मतलब डोमिनेंट। इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, मतलब डोमिनेंट के लिए आप कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं और स्मॉल के लिए आप ड्वार्फ या फिर रेसेसिव के लिए आप स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं। ये सारे हमने देख लिए। अब देखो ये एक शब्द दे दिया, वापस डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, होमोजाइगस। क्या होता है होमोजाइगस? Allelic pair of genes for the height. Allelic pair of genes अगर आइडेंटिकल है तो ये होमोजाइगस। कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। पर अगर अलग हो जाए, एक कैपिटल और एक रेसेसिव या एक स्मॉल, तो वो हो जाएगा हेट्रोजाइगस। अब ये जो दिखता है वो क्या है, फिनोटाइप। और जो जीन्स के लेवल पे बात होती है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जीनोटाइप। आई बात समझ में? सो नाउ देखिए आगे, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा मिला था, याद है? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक दी कैपिटल टी। ऐसा थोड़ी था कि कैपिटल टी अच्छा टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी बुरा टॉल है, ऐसा नहीं ना, दोनों ही टॉल थे। तो इसका मतलब
पेरेंटल से अपीयरेंस में मिल रहा था। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स एक पेयर डोमिनेट करता है दूसरे को, हेंस द डोमिनेंट फैक्टर व्हाइल द अदर फैक्टर इज रेसेसिव। इस बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्टर्स, डोमिनेंस, डिसिमिलर पेयर को लेके हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स। In this case, capital T, tallness, is dominant over small t, dwarfness, and that is recessive. He observed identical behavior for all the characters. सारे characters ऐसे दिखा रहे थे behavior. It is convenient and logical to use the capital and lower case for the alphabets. Symbol to remember. ऐसा नहीं use कर सकते आप कि tallness के लिए capital T ले लिया, dwarfness के लिए आपने D ले लिया. Dominant जो trait है उसी के alphabet से capital और small लेना है. नेक्स्ट देखो जहां अलील्स के बारे में दिया है, अलील्स कैन बी सिमिलर, होमोजाइगस, डिसिमिलर, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इट इज हेट्रोजाइगस फॉर द जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। फिर हमने डेफिनेशन लिखी थी मोनोहाइब्रिड क्या है, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देख रहे हो आप। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड without blending in the F2, we can infer that tall and dwarf produce gametes by the process of meiosis. इसका मतलब कुछ तो अलग हुआ था जो F2 में आपको छिपा हुआ कैरेक्टर भी दिख गया, छिपा हुआ ट्रेट भी दिख गया F2 में, तो वो कहां पर आया, उसका आंसर ऐसा क्या था, meiosis. This segregation of alleles is random, ये रैंडम है भैया, है ना, 50% चांस है, हमने देखा ना 50% चांसेस हो रहे हैं कि डोमिनेंट होगा। क्यों 50% है, अरे इधर देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये दो प्रकार के गैमीट बनाएगा ना, कैपिटल टी बना सकता है, स्मॉल टी बना सकता है, तो दो प्रकार के गैमीट में से कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1/2 मतलब 50%, स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1/2 मतलब 50%, है ना, वही बताया है देखो इसमें। Chance of gamete containing either allele, it has been verified by the results of the crossing. In this way, the gametes of capital T plants have the allele capital T. Gametes of the dwarf have small t. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, homozygous है. During fertilization of the two alleles, capital T from the one parent through the pollen and small t from the other parent, then through the eggs are united to produce the zygote. देखो पेरेंट्स में डोमिनेंट रेसेसिव किसी को भी ले सकते हैं. नेक्स्ट, in other words, hybrids, capital T, small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plant are heterozygous. Production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, F1, F2 plants can be understood by the diagram called Punnett square. अभी तक हमने स्क्वायर की बात कहीं नहीं करी थी. अभी तक हम सिर्फ क्या डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन डायग्राम से कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है. और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पनेट स्क्वायर, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस देखेंगे, मेंडल का फर्स्ट लॉ देखेंगे, मेंडल का सेकेंड लॉ. थैंक यू स्टूडेंट्स.